हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के बीच 13 अगस्त को डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करने के ऐलान के बाद अब दोनों मुल्कों के बीच बड़े लेवल के दौरों की तैयारियां हो रही हैं। ये भी खबर है कि अबू धाबी के साथ ताल्लुकात के ऐलान से पहले ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू 2 बार अबू धाबी का दौरा कर चुके हैं और अब इजराइल के प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को इजराइल के दौरे के लिए इनविटेशन दिया है। एक और खबर ओमान से है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर के बीच टेलीफोन पर बात हुई है। अब से पहले ये इशारे मिल चुके हैं कि बहरीन और ओमान भी इजराइल से ताल्लुकात कायम करने का जल्द ही ऐलान कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीन में यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अल अक्सा के मुफ्ती ने ऐलान किया है कि मुसलमानों के तीसरे सबसे अहम मकाम मस्जिद अल अक्सा में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लोगों को नमाज अदा करना हराम है। साथ ही बेरूत में धमाके के बाद लेबनान में सियासी बहरान के दौरान ईरान ने ऐलान किया है कि वो लेबनान को हथियार देने के लिए तैयार है। हाल ही में अमेरिका को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ हथियारों पर पाबंदी अक्टूबर के बाद भी जारी रखने के प्रपोजल के मामले में बहुत बेइज्जती का सामना हुआ है। अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी अमेरिका से दूरी जाहिर कर दी है। हालात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एपिसोड को आखिर तक जरूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक जरूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया के लिए अमरीकी जर्नलिस्ट एमिली जुद के जरिए लिखी गई एक खबर के मुताबिक इजराइल के प्रेसिडेंट रियूवेन रिवलिन ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को यरूशलेम के सफर के लिए इनविटेशन दिया है। रिवलिन ने अरबी जबान में लिखे गए खत के जरिए ये इनविटेशन भेजा है, जिसे मंडे को इजरायली मीडिया को जारी कर दिया गया। इजराइल के प्रेसिडेंट रिवलिन ने अपने खत में लिखा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कदम हमारे और इलाके के मुल्कों के बीच आपसी भरोसा बनाने और मजबूत करने में मददगार होगा। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें यकीन है कि इससे हम सभी के बीच आपसी समझ यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इस तरह का भरोसा, जैसा कि आपने अपने बहादुर और बड़े कदम के जरिए से साबित किया है, हमारे इलाके को आगे बढ़ाएगा और पूरे मिडिल ईस्ट के सभी लोगों को खुशहाली और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी मुहैया करेगा। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने संडे को साफ कर दिया था कि दोनों मुल्कों के बीच समझौते के बाद इजराइल के साथ फोन लिंक कायम किया गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की फॉरेन मिनिस्ट्री में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के डायरेक्टर हिंद अल उतैबा के मुताबिक संडे को यूएई के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर गबी अशकेनाजी ने दोनों मुल्कों के बीच फोन लिंक का उद्घाटन यानी इफ्तिताह किया है। इस बीच मंडे को रॉयटर्स ने खबर दी है कि ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूसुफ बिन अलावी बिन अब्दुल्ला ने इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर गबी अशकेनाजी से बात की है और इसके अलावा उन्होंने फिलिस्तीनी पॉलिटिकल पार्टी अल फतह के एक जिम्मेदार से अलग फोन पर बात की है। इस बात की जानकारी ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मंडे को दी है। ओमान, जिसने अब तक खुद को न्यूट्रल रखा है, ने कहा कि वो इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फैसले को सपोर्ट करता है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर गेबी अशकेनाजी से बात करते हुए बिन अब्दुल्ला ने कहा कि ओमान ने मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर इंसाफ पसंद और परमानेंट
अमन को सपोर्ट किया है और इजराइल फिलिस्तीन अमन बहाली के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया है। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बिन अब्दुल्ला ने फिलिस्तीनी फतह ग्रुप के सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी जनरल जिब्रील रजब से भी बात की है और फिलिस्तीनियों के साथ ओमान के ताल्लुकात की गहराई पर जोर दिया है। इसी बीच इजरायली मीडिया में एक खबर गर्दिश कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू तेल अवीव और अबू धाबी के बीच 13 अगस्त को पूरी तरह से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात के ऐलान से पहले ही 2 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने इन दौरों में अहम रोल अदा किया है। नेतन्याहू ने 2018 में ओमान का भी खुफिया 3 दिन का दौरा किया था। ओमान सफर पूरा करने के बाद खुद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका ऐलान किया था। पिछले कई बरसों से खाड़ी के अरब मुल्कों के इजराइल से खुफिया ताल्लुकात हैं और जिम्मेदारों का भी आना जाना है। इस बीच कई इजरायली जिम्मेदारों ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का रुख किया है, जिसमें से एक खास नाम मोसाद के हेड यूसी कोहेन का है। उधर फिलिस्तीन में जेरूसलम में मौजूद मुसलमानों के क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के मुफ्ती शेख मोहम्मद हुसैन ने कहा है कि मस्जिदुल अक्सा में इमारातियों के लिए नमाज अदा करना हराम है। मुफ्ती ने कहा है कि 2012 में जारी हो चुके फतवे के मुताबिक इमारात के लोगों के लिए मस्जिदुल अक्सा में नमाज पढ़ना हराम है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन ने जर्मन न्यूज एजेंसी डीपीए से बातचीत में कहा कि उन्होंने 2012 में ही फतवा दिया था कि बैतुल मुक़द्दस और मस्जिदुल अक्सा की ज़ियारत कुछ खास हालात में गैर मुल्कियों के लिए जायज़ है, मगर इन खास हालात में इजराइल से दोस्ताना ताल्लुक शामिल नहीं है। शेख मोहम्मद हुसैन ने कहा कि चूंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के अमन समझौते में इजराइल से ताल्लुकात के कायम होने के साफ इशारे हैं, इसलिए इमारात के शहरियों के लिए बैतुल मुक़द्दस शहर और मस्जिदुल अक्सा की ज़ियारत हराम है। एक तरफ इजराइल अरबों से दोस्ती के लिए कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल ने हमास के ज़ेर हुकूमत गजा पट्टी पर यह कहते हुए बमबारी जारी रखी हुई है कि उसके खिलाफ आग के गुब्बारों से हमले किए जा रहे हैं। आज ही रॉयटर्स ने खबर दी है कि गाजा पर इजरायली जंगी जहाजों से हमले लगातार 7वीं रात जारी रहे। उधर इजराइल के सबसे बड़े मुखालिफ ईरान की तरफ से मजबूत इशारे मिल रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि ईरान के खिलाफ हथियारों की खरीद फरोख्त पर इस साल अक्टूबर के बाद भी अमेरिका पाबंदी जारी रखना चाहता है और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में उसके प्रपोजल को कोई सपोर्ट नहीं मिली है। रूस और चीन ने इस प्रपोजल के खिलाफ वीटो किया है। 1979 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब ईरान के खिलाफ अमेरिका की बात दुनिया के मुल्कों ने नहीं सुनी और एक तरह से ईरान को सपोर्ट मिली है। अब ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि ईरान हथियारों के प्रोडक्शन में अच्छी पोजीशन रखता है, इसलिए हम लेबनान के हथियारों की जरूरत पूरी करने के लिए तैयार हैं। हातमी ने संडे को लेबनान की आवाम की मदद और लेबनान को तकनीकी मदद के सिलसिले में तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लेबनान की आवाम ईरान की दोस्त है और ईरान ने रेजिस्टेंस के दौर में उसकी मदद की है। तेहरान आज भी लेबनान की हथियारों की जरूरत पूरी करने के लिए तैयार है, लेकिन फैसला लेबनानियों के हाथ में है। उन्होंने यूएई और इजराइल के बीच होने वाले समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि यह समझौता फिलिस्तीनी अवाम और वेस्ट एशिया के लोगों के साथ गद्दारी है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर कोई इजराइल को हमारे इलाके में घुसपैठ करने की इजाजत देगा ताकि वो गड़बड़ी पैदा करे, तो उसकी जिम्मेदारी उन पर होगी जो इसकी वजह बने हैं और उसकी आग से वो लोग भी बच नहीं पाएंगे। साथ ही हातमी ने इलाके में अमेरिका के निकलने के बारे में भी कहा कि ये इलाके की आवाम की ख्वाहिश है और इस इलाके से अमेरिका को बाहर करने के लिए असरदार कदम उठाए हैं और सिक्योरिटी काउंसिल में हालिया हार भी खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका की हड्डियों के चटकने की आवाज थी। आपको याद दिला दूं कि ईरान के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस के हथियारों पर लगी पाबंदी की मुद्दत
अक्टूबर के बाद भी बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के प्रपोजल पर 14 अगस्त को 11 मेंबर मुल्कों ने वोट नहीं किया। अमेरिका और डोमिनिक रिपब्लिक ने सपोर्ट में और रूस और चीन ने उसके खिलाफ वोट किया, जिसकी वजह से पिछले 75 वर्षों में पहली बार अमेरिका को सिक्योरिटी काउंसिल में इस तरह से मुंह की खानी पड़ी है। इस पर चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जो हेडिंग लगाई वो काफी दिलचस्प थी। उसका हिंदी में मतलब यह है कि अमेरिका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ प्रपोजल के मामले में कूड़ेदान में दब गया और ये कि अमेरिका को बेइज्जती वाली हार का सामना करना पड़ा। उसमें अमेरिका के नजदीक दोस्त समझे जाने वाले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी अमेरिका का साथ नहीं दिया। आखिर में आपको ये भी याद दिला दूं कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास अल फतह ग्रुप से ही हैं, जिससे ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने इजराइल से ताल्लुकात के ऐलान से पहले बात की है। अब तक फतह ग्रुप के इजराइल और अमेरिका से अच्छे रिश्ते रहे हैं और उन्होंने इजराइल के साथ ऐसे ला हासिल पीस प्रोसेस में हिस्सा लिया है जिसके नतीजे में आज तक इजराइल ने 1 इंच भी जमीन वापस फिलिस्तीनियों को नहीं दी है, बल्कि उन्होंने अमन मुज़ाकरात में शामिल होकर इजराइल की इमेज अमन चाहने वालों की बनाने में मदद की है। इस तरह से उन्होंने आज तक फिलिस्तीनी लोगों से मुनाफिकत की है। हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी और अमेरिका की एम्बेसी जेरूसलम में शिफ्ट की, उसके बाद महमूद अब्बास का कहना है कि अमेरिका फिलिस्तीन इजराइल के बीच मीडिएटर का रोल अदा नहीं कर सकता। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करने को भी उन्होंने मुसलमानों और खास तौर पर फिलिस्तीनियों के साथ एक बड़ा धोखा कहा है और पीठ में छुरा घोंपने की बात कही है। लेकिन अब ओमान के जरिए इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात के ऐलान से पहले ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक तरफ इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से और दूसरी तरफ अल फतह के जिम्मेदार से बात की है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इस पूरे प्रोसेस में खुद फिलिस्तीनी अल फतह ग्रुप के लोगों की भी रजामंदी है। जो कुछ बयानात दिए जा रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है। कल मैंने आपको बताया था कि एक अमरीकी सोर्स ने बताया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बाद अब ओमान और बहरीन जल्द ही इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। खास बात यह समझने की है कि इजराइल के अरब मुल्कों से ताल्लुकात बढ़ने से इस पूरे खित्ते में हालात और ख़राब होना यकीनी है, जिसका इशारा ईरान के फौजी सरबराह ने दिया है। इसके अलावा अरबों के साथ ताल्लुकात के नतीजे में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के हमले भी तेज होंगे, जो कि इस वक्त गजा पर बढ़ते हुए हमलों से जाहिर है। अब मुश्किल फिलिस्तीनियों की है कि वो इजराइल से टक्कर लें तो कैसे, जबकि उनके लीडर ही मुनाफिक हैं। बिल्कुल ऐसा ही हाल दुनिया भर में मुस्लिम लीडर्स का है और इसी वजह से हर जगह मुसलमानों को बेइज्जती और कमजोरी का सामना है। इसीलिए हर सतह पर मुनाफिक लीडरों की निशानदेही बहुत जरूरी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।